हेलो फ्रेंड्स, आज हम लास्ट लेक्चर है अपना पी ब्लॉक का डिस्कशन के अलावा, ठीक है ना, थ्योरी पार्ट का। और लास्ट फैमिली अपनी नॉर्मल गैस, इनर्ट गैसेस और एक अपना बड़ा चैप्टर पी ब्लॉक जो है वो कंप्लीट होने वाला है। और आपने देखा होगा कि सारी रिएक्शंस जो है वो बार बार रिपीट हो रही है। और पी ब्लॉक के हिसाब से अगर अपन बात करें है सारी चीज़ें नहीं, पर अपनी सारी चीज़ें पढ़ी हुई थी। अपन ने पीरियोडिक टेबल के अंदर पढ़ा, अपन ने जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड के अंदर पढ़ा, इवन अपन ने केमिकल बॉन्डिंग के अंदर प्रॉपर्टीज़ को पढ़ा है। नेक्स्ट उसके बाद में अपन ने जो है आगे बढ़े तो इसका रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिएक्शन के अंदर अपन ने पढ़ा है, पी ब्लॉक पार्ट 2 के अंदर पढ़ा है। तो अलग अलग टुकड़ों के अंदर अपन ने पढ़ा था और आज अपन ने यहाँ पे इसको कंपाइल करके पूरा का पूरा कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं नोबल गैसेस, इनर्ट गैसेस या ग्रुप 18 एलिमेंट्स की अपन बात कर रहे हैं। नोबल गैसेस, इनर्ट गैसेस क्यों बोलते हैं आपको पता है, क्योंकि ये रिएक्शन नहीं करती है, गैसेस फॉर्म के अंदर मिलती है। एलिमेंट्स की अगर अपन बात करें सबसे पहले तो एलिमेंट्स है अपने पास में कौन कौन से, हीलियम है, नियोन है, ऑर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन, रेडॉन। रेडॉन तो रेडियो एक्टिव है। ये सब मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, ठीक है ना। और कौन सी फॉर्म में मिलती है, गैसियस फॉर्म के अंदर मिलती है, सबके सब गैस है, ठीक है ना। क्योंकि फ्री एटॉमिक फॉर्म है, फ्री एटॉमिक फॉर्म है, मतलब हीलियम सिर्फ हीलियम है, नियोन सिर्फ नियोन है, जबकि फ्लोरीन F2 है, ऑक्सीजन O2 है, सल्फर एसेट है, नाइट्रोजन N2 है, फास्फोरस P4 है, कार्बन जो है वो ग्रेफाइट है, डायमंड है, बोरोन जो है वो आइकोसाहेड्रन नेटवर्क स्ट्रक्चर है ना। सोडियम जो है वो मेटालिक सॉलिड है। पर ये सिर्फ किसकी फॉर्म में, फ्री एटम की फॉर्म में, हीलियम मतलब He है ना, और कोई दूसरी फॉर्म में मिलेगा नहीं। इसीलिए तो ये रिएक्शन नहीं करते। क्यों रिएक्शन नहीं करते, क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टन और जीनॉन, रेडॉन, ठीक है ना। तो अगर अपन इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो आपको खुद को पता होगा कि हम इनका रेफरेंस देते हैं। ये खुद क्या है, 1s2 और ये 2s2 2p6 और इधर आ जाएगा अपना हीलियम, फिर आ जाएगा 3s2 3p6 और क्रिप्टन पे आ जाएगा 3d10 4s2 4p6 और जीनॉन पे आ जाएगा 4d10 5s2 5p6 और रेडॉन पे आ जाएगा 4f14 5d10 6s2 और 6p6। सबका ये ns2 np6 जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसी वजह से तो ये इनर्ट होते हैं, क्योंकि इनका आउटर मोस्ट शेल जो है वो कम्प्लीटली फिल्ड होता है। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं एटॉमिक मास की। तो हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो मॉलिक्यूलर वेट ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं एटॉमिक साइज की। हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो नंबर ऑफ शेल बढ़ रहा है, और नंबर ऑफ शेल बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगा, है ना। तो साइज के ऊपर कमेंट हो गया है। साइज के बाद में अपन बात करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। तो हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टन और जीनॉन की बात कर रहे हैं, ऊपर से नीचे जा रहे हैं बेटा। साइज जो है वो बढ़ता जा रहा है, साइज बढ़ता जा रहा है तो अट्रैक्शन ऑन आउटर इलेक्ट्रॉन जो है वो कम होता चला जा रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होती चली जाएगी। हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन तो ऊपर से नीचे जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। और वैसे भी पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी वाला एलिमेंट कौन है, हीलियम है। इससे ज़्यादा किसी की भी आयनाइजेशन एनर्जी नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन वंडर वॉल फोर्सेस की। तो हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टन और जीनॉन ऊपर से नीचे जा रहे हैं, साइज बढ़ रहा है ना, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है, और दोनों की वजह से वंडर वॉल फोर्सेस बढ़ेंगे, ठीक है ना। जीनॉन और जीनॉन के बीच में होते हैं इंड्यूस्ड इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंट्रैक्शन, जिसको अपन बोलते हैं कौन से फोर्सेस, लंदन डिस्पर्सन फोर्सेस, ठीक है ना।
नेक्स्ट उसके बाद में बात करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की। देखें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबका कौन सा फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, और फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से सबकी इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, नेगेटिव है। मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करना इनके लिए कौन सा प्रोसेस है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। इसी को अगर मैं डेल्टा एच ई जी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की टर्म्स में बात करूं तो वो होगा अपना क्या, पॉजिटिव, क्योंकि प्रोसेस कौन सा है, एंडोथर्मिक है। नेक्स्ट बात करें डेंसिटी की, तो हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन और रेडॉन, जीनॉन है ना, ऊपर से नीचे जा रहे हैं। रेडॉन इसलिए डिस्कस नहीं करते हैं क्योंकि रेडियो एक्टिव है, नेगलेक्ट करना ही सही है, कोई मतलब तो है नहीं उसका। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन, रेडॉन। मास जो है वो तेज़ी से बढ़ रहा है, किसके कंपैरिजन में है, मास जो है वो तेज़ी से बढ़ रहा है किसके कंपैरिजन में, साइज़ के कंपैरिजन में। इस वजह से डेंसिटी ऊपर से नीचे जाने पर, डेंसिटी ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ेगी। नेक्स्ट उसके बाद में बात करते हैं, नेक्स्ट उसके बाद में बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का, ठीक है ना। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन और जीनॉन, ठीक है ना, ऊपर से नीचे जा रहे हैं। वंडरवॉल फोर्सेस बढ़ रहे हैं, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है, इसका मतलब ऊपर से नीचे जाने पर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट उसके बाद में डिस्कस करने जा रहे हैं अपन सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी विथ वाटर। भाई देखो जो भारी है ना उसको हवा में ले जाने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी ज़्यादा होगी, चीज़ें पढ़ रखी है अपन ने, ठीक है ना। फिर भी कोई डाउट आए तो वापस पूछ लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और क्या है कि नहीं तो आपके पास जो केमिकल बॉन्डिंग के नोट्स है, जो वीडियोस है, उनको देखें आप, ठीक है ना, बार बार देखें तो याद होता चला जाएगा जहाँ कहीं हटके। और फिर भी अगर दिक्कत आ रही है तो आप मेरे से मैसेज करके पूछ सकते हैं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसलिए इसको बार बार इतने ज़ोर से नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि अपन पढ़ चुके हैं ना चीज़ को, तो बार बार टाइम ख़राब करने की क्या ज़रूरत आ रही है, रिवाइज करवा रहा हूँ ना मैं, ठीक है ना। ऊपर से नीचे जा रहे हैं, जो भारी है उसको हवा में ले जाने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ज़्यादा होगी। तो वंडरवॉल फोर्सेज और मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहे हैं ना, तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ेगा। सॉल्युबिलिटी इन वाटर, विथ वाटर तो नहीं, इन वाटर। मतलब क्या हो रहा है कि आप जीनोन को पानी में डाल रहे हो, तो जीनोन तो है जो नॉन पोलर है, ठीक है, और वाटर जो है वो पोलर है। इसमें दो स्टेटमेंट एक साथ चलते हैं। वो दो स्टेटमेंट क्या है ढंग से समझना। एक तो इनर्ट गैसेज आर लेस सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज दे आर नॉन पोलर। वो सभी इनर्ट गैसेज के लिए बात कर दी कि जितनी भी इनर्ट गैसेज है वाटर में कम सॉल्युबल होती है क्योंकि वो नॉन पोलर होती है। लाइक डिजॉल्व्स लाइक, पोलर पोलर में सॉल्युबल और नॉन पोलर में सॉल्युबल। तो जो जीनोन वगैरह है वो वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होती है प्रॉपर तरीके से, ठीक है ना। पर अगर अपन बात करें इन सब में भी सबसे ज़्यादा सॉल्युबल कौन, इन सब में भी सबसे ज़्यादा सॉल्युबल कौन, तो वाटर हो गया आपका पोलर और जीनोन हो गया क्या, नॉन पोलर। तो पोलर नॉन पोलर के बीच में जो इंटरेक्शन है वो कौन सा है, वंडरवॉल इंटरेक्शन है। वंडरवॉल इंटरेक्शन कब ज्यादा होते हैं, जब साइज ज्यादा होता है। साइज ज्यादा किसका, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनोन। इधर से इधर जा रहे हैं, साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है, इसका मतलब वंडरवॉल फोर्सेस विथ वाटर इंक्रीज हो रहा है। और फिर जब वंडरवॉल फोर्सेस विथ वाटर इंक्रीज हो रहा है मतलब क्या हो गया, इंटरेक्शन विथ वाटर इंक्रीज हो रहा है। और इंटरेक्शन विथ वाटर इंक्रीज होगा इसका मतलब क्या होगा, सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी इन वाटर बढ़ती चली जाएगी। मतलब सबसे ज्यादा इन सब में सॉल्युबल कौन है, जीनोन है। नेक्स्ट उसके बाद में बात कर रहे हैं अपन ईज ऑफ लिक्विफिकेशन, ईज ऑफ लिक्विफिकेशन। कौन इजीली लिक्विफाई होगा, अच्छा उल्टा चलो, कौन हवा में पहले उड़ेगा, जीनोन उड़ेगा। मतलब वोलेटाइल नेचर का ऑर्डर अगर मैं बनाऊं, वोलेटाइल नेचर का अगर मैं ऑर्डर बनाऊं तो सबसे ज्यादा वोलेटाइल कौन होगा, हीलियम।
उससे कम नियोन, उससे कम ऑर्गन, उससे कम क्रिप्टन, सबसे कम जीनोन। इन सब के अंदर सबसे कम वोलेटाइल नेचर किसका है? जीनोन का। मतलब लिक्विड में रहने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा किसकी है? जीनोन की। मतलब आपने अलग अलग कंटेनर ले लिया, सब पे सेम प्रेशर लगाना चालू कर दिया, सबके अंदर एक में जीनोन है, एक में क्रिप्टन है, एक में नियोन है, एक में ऑर्गन है, एक में हीलियम है, सब पे सेम प्रेशर लगाना चालू कर दिया, तो सबसे पहले लिक्विफाई कौन होगा? सबसे पहले लिक्विफाई कौन होगा? जिसकी लिक्विड में रहने की टेंडेंसी ज़्यादा है, जिसका वोलेटाइल नेचर कम है, वो कौन है? जीनोन है। तो जीनोन का लिक्विफिकेशन की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। जीनोन, जीनोन से कम कौन सा होगा? क्रिप्टन, क्रिप्टन से कम ऑर्गन, ऑर्गन से कम नियोन, और सबसे कम कौन सा? हीलियम। हीलियम को लिक्विफाई करने के लिए बहुत टेम्परेचर जो है वो कम करना पड़ता है, ठीक है ना, इजीली लिक्विफाई नहीं होता है। कौन? हीलियम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये हो गई अपने एटॉमिक फिजिकल प्रॉपर्टीज। चलिए देखें, नेक्स्ट है अपने पास में केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहली बात आती है कि फर्स्ट कंपाउंड ऑफ इनर्ट गैसेस इज प्रिपेयर्ड बाय नील बर्टलेट, और वो कंपाउंड कौन सा था? EgPtF6। कैसे बना, समझना बात को। EgPtF6 ये पहला कंपाउंड जो इनर्ट गैसेस का बना था, जिसमें जीनोन के ऊपर +1 चार्ज होता है, Pt के ऊपर -1, PtF6 पे चार्ज -1 होता है। इस तरीके से Pt पे चार्ज कितना होता है? +5 होता है, ठीक है। मतलब अगर मैं EgPtF6 को तोड़ के लिखूं, पहले समझो, EgPtF6 है ना, इसको तोड़ के लिखेंगे तो जीनोन प्लस लिखेंगे और PtF6 माइनस लिखेंगे और Pt पे चार्ज +5 लिखेंगे। ये समझ में आया होगा मेरे ख्याल से, ठीक है ना। अब ये हुआ कैसे होगा, क्या चक्कर है? देखो, सबसे पहले O2 की रिएक्शन PtF6 से कराई तो बन गया बेटा O2+ और PtF6 नाम का एक कंपाउंड माइनस। इससे क्या पता चला कि PtF6 O2 को ऑक्सीडाइज कर सकता है। इतना ज़बरदस्त ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि वो PtF6 O2 को ऑक्सीडाइज कर सकता है, मतलब O2 को O2+ में कन्वर्ट कर सकता है बेसिकली, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हो गया? O2 का आयनाइजेशन हुआ, और प्रैक्टिकली O2 की जो आयनाइजेशन एनर्जी थी वो जीनोन से ज़्यादा थी। इसका मतलब जब PtF6 O2 को आयनाइज कर सकता है तो जीनोन को तो इजीली ऑक्सीडाइज कर ही देगा, आयनाइज कर ही देगा। इस बेसिस पे नील बर्टलेट ने जीनोन की रिएक्शन PtF6 के साथ कराई और एक ऑरेंज कलर का कंपाउंड EgPtF6 का फॉर्मेशन हो गया, और ये पहला कंपाउंड है किसका? इनर्ट गैसेस का, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद में बात करें और दूसरे कंपाउंड्स की बात करें तो इनर्ट गैसेस की जो रिएक्टिविटी है, अगर अपन रिएक्टिविटी की बात करें तो ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि साइज बढ़ता चला जा रहा है, साइज बढ़ता जा रहा है, आयनाइजेशन एनर्जी कम होती जा रही है। तो जो मैक्सिमम कंपाउंड है वो जीनोन के मिलते हैं। किसके मिलते हैं? जीनोन के मिलते हैं। क्रिप्टन भी थोड़े बहुत कंपाउंड बना लेता है। नियोन और हीलियम तो बिल्कुल भी नहीं बनाते। ऑर्गन के कंपाउंड हाईली अनस्टेबल होते हैं, बनते नहीं है, या मुश्किल से एक फ्लोराइड कोई बनता है तो बन जाता होगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं जीनोन के कंपाउंड्स की। तो जीनोन के कंपाउंड्स में अगर अपन बात करें तो फ्लोरीन है और ऑक्सीजन है सराउंडिंग एटम। ये दो के केस में ही कंपाउंड बन पाएगा, बाकी के केस में नहीं बन पाएगा, क्योंकि पहली बात तो इनर्ट गैस है, रिएक्टिविटी बहुत कम है। रिएक्टिविटी बहुत कम है, इस वजह से रिएक्शन कराने के लिए लालच बहुत ज़बरदस्त देना पड़ता है, और वो लालच देने के लिए अपने पास फ्लोरीन और ऑक्सीजन के अलावा और दूसरा कोई एटम अवेलेबल नहीं है। इसलिए जो भी कंपाउंड जीनोन के हैं वो किसके साथ है? ऑक्सीजन के साथ है और फ्लोरीन के साथ है। पहले अपन एक एक कंपाउंड पे डिस्कशन कर लेते हैं, फिर उसके बाद में अपन इसकी कंपाउंड्स की रिएक्शन की अपन बात करेंगे, ठीक है। पहले देखें, जीनोन के कंपाउंड की अगर अपन बात करें तो जीनोन के जो फ्लोराइड है EgFN, वो EgF2 मिलता है, EgF4 मिलता है, EgF6 मिलता है, पर EgF8 नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि स्टेरिक क्राउडिंग हो जाती है। क्या हो जाती है बेटा? स्टेरिक क्राउडिंग। जीनोन अपने पीरियड में अगर कोवेलेंट रेडियस की बात करें तो सबसे छोटा है, वंडर वॉल रेडियस की बात करें तो बड़ा है, पर कोवेलेंट रेडियस की बात करें ना तो पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर Z इफेक्टिव बढ़ता है, और Z इफेक्टिव बढ़ता है तो साइज क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो सबसे छोटा कोवेलेंट रेडियस की फॉर्म में अगर बात करें तो जीनोन है, और इस वजह से वो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 में नहीं जा पाएगा, स्टेरिक क्राउडिंग होगी, सिस्टम क्या हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है ना। तो जीनोन के 3 ही फ्लोराइड्स पॉसिबल है। वो फ्लोराइड कौन कौन से हैं अपने? एक तो F2, एक F4 और एक F6। अब यही क्यों लिखे 2, 4, 6, 8 क्यों लिखना चाह रहा हूं मैं? क्योंकि जीनोन अपन जानते हैं ग्राउंड स्टेट में 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है,
ठीक है ना। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में 2, सेकंड में 4, थर्ड में 6 और फिर फोर्थ में 8 अनपेड इलेक्ट्रॉन जाएंगे। इस तरीके से कोवेलेंसी जो है जिनोन्स की 2, 4, 6, 8 होती है। इसलिए Xgf2, Xgf4, Xgf6 और Xgf8 की अपन ने बात करी है, ठीक है ना। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ऑक्साइड की, ठीक है बेटा। ऑक्साइड जो है जिनोन का एक ही स्टेबल है N। वैसे तो XgO, XgO2, XgO3, XgO4 4 बनने चाहिए, पर ये नहीं बनता, ये नहीं बनता, ये नहीं बनता, सिर्फ ये बनता है। रीज़न क्या है पहले तो समझना कि जिनोन और ऑक्सीजन बॉन्ड बनाना है तो पाई बॉन्ड बनाना पड़ेगा। पाई बॉन्ड बनाने के लिए साइज सफिशिएंटली छोटा होना चाहिए। यहाँ 4 जा रहा है बेटा +2, यहाँ +4, यहाँ +6, यहाँ +8, तो यहाँ तक साइज इतना हो नहीं पाता है छोटा कि वो जिनोन के साथ में ऑक्सीजन, जिनोन ऑक्सीजन के साथ में पाई बॉन्ड बना ले। तो ये पाई बॉन्ड की अनस्टेबिलिटी की वजह से ये दोनों एग्जिस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि साइज बड़ा है, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी कम है, इस वजह से ये दोनों एग्जिस्ट नहीं करते। तो XgO4 तो एग्जिस्ट करना चाहिए था, पर समझना XgO4 का स्ट्रक्चर होगा जिनोन डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। अब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया बेटा sp3। sp3 के बाद में इसको 4 पाई बॉन्ड बनाने, तो 4 कौन से बनेंगे d पाई p पाई। पर d में पाई बॉन्ड बनाने वाले तो 3 ही ऑर्बिटल है, एक dxy, दूसरा dyz और तीसरा dxz। पाई बॉन्ड बनाने वाले ये 3 ही तो ऑर्बिटल है, तो चौथा पाई बॉन्ड कहां से बनाएंगे? इस वजह से XgO4 भी अनस्टेबल होता है। तो ऑक्साइड की बात करें तो XgO3, फ्लोराइड की बात करें तो XgF2, XgF4, XgF6 यही एग्जिस्ट करते हैं। ऑक्सी फ्लोराइड तो बहुत सारे एग्जिस्ट करते हैं। ऑक्सी फ्लोराइड की बात करें NFM ये एग्जिस्ट करते हैं। एक तो XgO2F2, XgO2F2, XgO3F2 और XgO6-4 नेगेटिव, सॉरी XgOF4 यही एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं ओनली 3d ऑर्बिटल्स कैन फॉर्म पाई बॉन्ड, ठीक है। नेक्स्ट इसी में एक और बात करते हैं ऑक्सी एनायन की, ठीक है ना। तो देखो XgO3 इस पे OH- डाला तो बन गया XgO3.OH-। हाइब्रिडाइजेशन sp3 था, लुईस बेस डाल दिया तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d हो गया। मतलब एक्सियल और इक्वेटोरियल दोनों हो गए, और एक्सियल बॉन्ड होने की वजह से वो हो गया क्या? अनस्टेबल। इसलिए XgO3OH डिसप्रपोर्शनेट होता है Xg प्लस XgO6-4 नेगेटिव प्लस O2 के अंदर। मतलब क्या, इसको समझो कि ये अनस्टेबल है, टूटेगा तो बीच वाला है तो हायर में जाएगा, लोअर में जाएगा, हायर में जाएगा, लोअर में जाएगा। लोअर वाले ये +6 था और लोअर वाले तो सारे अनस्टेबल है, तो वो टूट के जिनोन प्लस ऑक्सीजन दे देंगे, और हायर वाले में XgO6-4 नेगेटिव बन जाएगा। तो ओनली ऑक्सी एनायन, किसकी बात कर रहा हूं मैं? ओनली ऑक्सी एनायन ऑफ जिनोन। तो यहाँ से जिनोन की पूरी केमिस्ट्री खत्म हो जाती है। अगर अपन को ये चीजें पता है कि जिनोन का फ्लोराइड XgF2, XgF4, XgF6 ही होते हैं, ऑक्साइड जो है वो सिर्फ XgO3 होता है, और साथ में अगर मैं बात करूं ऑक्सी एनायन तो XgO6-4 नेगेटिव होता है, इसके अलावा और कोई ऑक्सी एनायन नहीं होता है, ठीक है ना। तो अपन जिनोन की केमिस्ट्री को 5 मिनट के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है ना। वैसे रिएक्शन पढ़ रखी है अपन ने सारी, फिर भी एक बार वापस से अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं एक बार रब कर देता हूं, फिर लिखेंगे वापस, ठीक है ना बेटा। देखें, जिनोन की रिएक्शन फ्लोरीन के साथ अलग अलग प्रेशर, अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन पे कराते हैं तो वैरायटी ऑफ ऑक्साइड मिलते हैं, जैसे कि जिनोन प्लस F2, जिनोन प्लस F2 और जिनोन प्लस F2। ये रिएक्शन कराई अपन ने 2:1 कॉन्सेंट्रेशन पे, 1:5 कॉन्सेंट्रेशन पे, 1:20 कॉन्सेंट्रेशन पे, तो अपन को मिलेगा
मिलेगा क्या मिलेगा, XeF2 मिलेगा, XeF4 मिलेगा और XeF6 मिलेगा। इसको ऐसे याद रख सकते हो, जैसे जैसे फ्लोरीन यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जा रही है वैसे वैसे 2, 4, 6 फ्लोरीन भी बढ़ता चला जा रहा है। फिर देखें अपन एक और तरीका है कि ज़ीनोन XeF4 की रिएक्शन O2F2 के साथ में कराएंगे। तो मैंने बोला था कि ज़ीनोन के फ्लोराइड किसके साथ में, फ्लोरीनेटिंग एजेंट के साथ में रिएक्शन कर रहा है। O2F2 बहुत जबरदस्त फ्लोरीनेटिंग एजेंट है, तो क्या करेगा ये, फ्लोरीन देगा तो बन जाएगा क्या, XeF6, साथ में क्या O2 बन जाएगा। ये XeF6, XeF4, XeF2 बनाने की रिएक्शन है। अब याद करो, XeF2, XeF4, XeF6 बनाने की रिएक्शन, हाइड्रोलिसिस, इनके हाइड्रोलिसिस की बात कर रहे हैं। हाइड्रोलिसिस करवाएंगे वाटर के साथ रिएक्शन, ठीक है ना। तो फ्लोरीन हटाते जाओ, ऑक्सीजन लगाते जाओ, फ्लोरीन हटाते जाओ, ऑक्सीजन लगाते जाओ। 2 फ्लोरीन 2 बॉन्ड बनाते हैं, 1 ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, तो 2 फ्लोरीन हटेंगे और 1 ऑक्सीजन लगेगा। तो फ्लोरीन हटाते जाओ, ऑक्सीजन लगाते जाओ, ज़ीनोन XeO बनेगा, अनस्टेबल होगा, टूट जाएगा किसमें, ज़ीनोन प्लस ऑक्सीजन प्लस HF के अंदर आया। फिर उसके बाद बात करते हैं XeF4 की बात करते हैं। तो XeF4 जाएगा किसके अंदर जाएगा बेटा, XeF4 जाएगा Xe प्लस XeO3 प्लस O2 प्लस HF। याद है ये प्रोडक्ट, अभी वापस से याद दिलाता हूँ, पहले ये वाला कंप्लीट कर लेते हैं। XeF6 पहले जाएगा किसके अंदर, XeOF4 और फ्लोरीन हटाते जाओ, ऑक्सीजन लगाते जाओ। फिर जाएगा किसके अंदर, XeO2F2, फ्लोरीन हटाते जाओ, ऑक्सीजन लगाते जाओ। फिर जाएगा किसके अंदर, XeO3 के अंदर। और XeO3 क्या होता है, स्टेबल होता है तो ये मिलेगा और साथ में प्रोडक्ट में क्या मिलेगा बेटा, HF मिलेगा। ठीक, अब यहाँ पे आ जाते हैं अपन, XeF4 क्या होता है, अनस्टेबल होता है। क्या होता है, अनस्टेबल होता है ना। तो ये किसके साथ, वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, वाटर के साथ रिएक्शन करके ऊपर वाला नीचे वाला दोनों प्रोडक्ट बनाएंगे। ये +2, ये +6 और इनका दोनों का एवरेज क्या हो गया, +4। तो करना कुछ भी नहीं है, इसका प्रोडक्ट लिखा, दोनों को मिक्स किया, यहाँ पे लिख दिया, क्योंकि +4 एवरेज है किसका, +6 और +2 का। समझ में आ गई होगी बात। तो अपन क्या करेंगे, इसका प्रोडक्ट लिखने के लिए इसका भी प्रोडक्ट लिख देंगे, इसका भी प्रोडक्ट लिख देंगे। बैलेंसिंग का ध्यान रखना है। बेसिकली क्या है, XeF4 के हाइड्रोलिसिस की मैकेनिज्म अलग है, इसलिए बैलेंसिंग के प्रोडक्ट अगर आप चेक करोगे ना तो बहुत अलग आएंगे। इससे लिखोगे और दूसरे तरीके से लिखोगे तो वो अलग है। मतलब क्या है कि Xe+4 जो है वो डिस्प्रपोर्शनेट होता है कहाँ से, 2 मोल Xe2+, 2 मोल Xe2+ और Xe+8, ठीक है ना। क्या हो गया, 2 और 8 10 हो गया, कितना हो गया, 10 हो गया। पर 2 × 2 4, 4 + 8 12 और 12 डिवाइड बाय 3 बन गया क्या, +4। ये वाला मैकेनिज्म चलता है। और Xe+8 जो है वो टूट के XeO3 + O2 देता है। ज़ीनोन जो है वो ज़ीनोन + O2 देता है, पर ये कितने डबल मिलेगी, ½ ऑफ O2, ठीक है ना। तो इस तरीके से बैलेंस का प्रोडक्ट अलग होता है। पर अपन क्या करते हैं, अपन इन दोनों को लिख तो देंगे पर बैलेंसिंग इससे नहीं करेंगे, क्योंकि Xe+4 जो है वो Xe+2 और Xe+6 से नहीं आया है, ठीक है ना, वो यहाँ से आया है। इसलिए इस बैलेंसिंग का अपन को ध्यान रखना है, ठीक है ना। आप NCERT से मैच करना, बैलेंसिंग यहाँ से करोगे डिफरेंट आएगी और बैलेंसिंग यहाँ से आ रही है, ठीक है ना। इसलिए यहाँ से बैलेंसिंग करना। प्रोडक्ट लिखते टाइम आप लिख सकते हो ये वाला दोनों मिक्स करके यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गए ज़ीनोन के फ्लोराइड। अब ज़ीनोन के फ्लोराइड में एक रिएक्शन और आती है, अभी अपन ने पढ़ा था कि OH- डालेंगे तो बनेगा क्या, XeO3.OH- और इसके अंदर और OH- डालेंगे तो स्टेबल कंपाउंड XeO6 4 नेगेटिव, साथ में ज़ीनोन और साथ में क्या, ऑक्सीजन मिल जाएगा।
ठीक है ना। तो ये अपन को प्रोडक्ट ध्यान रखने। ये रिएक्शंस हो गई किसके, जीनोन के फ्लोराइड्स की और ऑक्साइड्स की। जीनोन के जो फ्लोराइड्स हैं, जीनोन के जो फ्लोराइड्स हैं वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, ठीक है ना, कलरलेस होते हैं या वाइट कलर के सॉलिड होते हैं, वाइट कलर के सॉलिड होते हैं, ठीक है ना, क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर मिलते हैं और ये हाईली अनस्टेबल होते हैं, ज़बरदस्त फ्लोरिनेटिंग एजेंट होते हैं और ये जो है दूसरों को फ्लोरीन देने का काम करते हैं और साथ के साथ में जो है ये फ्लोराइड आयन डोनर फ्लोराइड आयन एक्सेप्टर की रिएक्शंस भी करते हैं। तो एक बार इसको कंप्लीट करिए, फिर अपन नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। तो जीनोन के फ्लोराइड्स और उनसे रिलेटेड जो हाइड्रोलिसिस है ये अपन ने डिस्कस कर लिया है, समझ में आ गया होगा। इसमें ध्यान रखने वाली बात सिंपल सी है, आपको कंपाउंड पता होने चाहिए, स्टेबल कौन से अनस्टेबल कौन से, आप अपने आप प्रोडक्ट लिख सकते हो, उसमें कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी, ठीक है ना। इस XeO6 नेगेटिव को परजीनेट आयन बोलते हैं। कौन सा आयन बोलते हैं बेटा, परजीनेट आयन। तो अभी तक तो अपन ने क्या पढ़ा, जीनोन के फ्लोराइड्स की प्रिपरेशन पढ़ी है और उनकी साथ में क्या पढ़ी है, हाइड्रोलिसिस वाली रिएक्शंस पढ़ी है। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं जीनोन के फ्लोराइड्स के अंदर नेक्स्ट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं जीनोन के फ्लोराइड की रिएक्शन, XeFN की रिएक्शन विथ आयनिक फ्लोराइड एंड कोवेलेंट हाईएस्ट ऑक्सीडेशन फ्लोराइड। ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जीनोन के फ्लोराइड्स जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, फ्लोरिनेटिंग एजेंट होते हैं। अगर लोअर वाला होगा ना तो उसको क्या कर देगा, हायर में कन्वर्ट कर देगा। तो हम जो रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं वो रिएक्शन नहीं हो पाएगी, ठीक है। चलो ऐसा करते हैं, इसको एक और पार्ट में, जीनोन फ्लोराइड विथ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट कोवेलेंट कंपाउंड्स, ठीक है। इसके अलावा विथ SiO2, ये चार तरह से अपन रिएक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है ना। आयनिक फ्लोराइड जैसे KF लिया, इसकी रिएक्शन XeF4 के साथ कराई, ठीक है ना। अब रिएक्शन को समझना, KF होगा K+ और F-। Xe क्या है, नॉन मेटल है। क्या है बेटा, नॉन मेटल है तो नॉन मेटल ही, चाहे नोबल हो पर है तो नॉन मेटल ना। तो मेटल से तो उसकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो वो क्या करेगा, वो अब ये KF दो पॉसिबिलिटी, या तो वो फ्लोरीन दे दे KF को या फ्लोरीन ले ले KF से, ठीक है ना। अब जिसमें दम होगा वो वाला काम हो जाएगा। मैंने क्या बोला, जीनोन जो है वो नॉन मेटल है और पोटेशियम जो है वो मेटल है, उसकी तो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी है, लेने की टेंडेंसी नहीं है। पर नोबल मेटल्स की इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी है। समझ गए बात को। तो क्या होगा, KF का F- जाएगा जीनोन के पास में और बन जाएगा K+ और XeF5 नेगेटिव। यहाँ पे ये हो गया क्या, फ्लोराइड आयन एक्सेप्टर। ऐसे ही और रिएक्शन की बात करें तो सीजियम फ्लोराइड ले लिया अपन ने, इसकी रिएक्शन XeF6 के साथ करा दी तो बन गया अपने पास क्या, सीजियम प्लस और XeF7 माइनस। और डाल दिया अपन ने इसमें सीजियम फ्लोराइड तो फाइनली बन गया अपने पास सीजियम प्लस और XeF8 2-। अभी सब इनके स्ट्रक्चर अपन पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। फिर अब अगर अपन बात करें KF की रिएक्शन, अगर मैं XeF2 के साथ में कराऊं तो कोई रिएक्शन नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि XeF3 नेगेटिव बनना चाहिए पर वो अनस्टेबल होता है। क्योंकि XeF3 नेगेटिव क्यों अनस्टेबल है, क्यों अनस्टेबल है बेटा, क्योंकि 3 लोन पेयर है। कितने लोन पेयर है, 3 लोन पेयर है। और कितने सिग्मा है, 3 सिग्मा है। 3 लोन पेयर प्लस 3 सिग्मा अनस्टेबल होते हैं। क्या होते हैं, अनस्टेबल, क्योंकि लोन पेयर 90 डिग्री पे आ चुके हैं जो कि पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, जीनोन फ्लोराइड विथ आयनिक फ्लोराइड, जीनोन फ्लोराइड विथ आयनिक फ्लोराइड्स है ना, एक्ट एज ए फ्लोराइड आयन
एक्सेप्टर। किसकी तरह काम करेंगे बेटा? फ्लोराइड आयन एक्सेप्टर की तरह, क्योंकि ये नोबल नॉन मेटल है पर नॉन मेटल है, इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी मेटल से ज्यादा होगी। नेक्स्ट उसके बाद में बात कर रहे हैं हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट फ्लोराइड के साथ में। जैसे मैंने PF5 लिया, अब PF5 हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो इसका फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है। PF5 लिया आपने, इसकी रिएक्शन XeF2 के साथ कराई, ठीक है। तो अब क्या होगा, कोई एक फ्लोरीन देगा और कोई एक फ्लोरीन लेगा, ये काम तो होगा ही होगा, क्योंकि रेडॉक्स तो पॉसिबल नहीं है। ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं आएगा, ये हाईएस्ट में, और इसका अभी फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब समझना कि ये नोबल नॉन मेटल है, ये रिएक्टिव नॉन मेटल है, तो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा हुई? ऑब्वियस सी बात है, रिएक्टिव नॉन मेटल की ज्यादा होगी। तो ये ज़ीनोन F2 अपना F देगा, और वो F कौन लेगा? फास्फोरस लेगा, बन जाएगा क्या? XeF पॉजिटिव और PF6 नेगेटिव। इसका मतलब क्या हो गया? एज अ फ्लोराइड आयन डोनर, ठीक है ना। कंपैरेटिव बात है, किसके साथ रिएक्शन हो रही है उसके ऊपर सारी रिएक्शन डिपेंड करेगी। जैसे मैंने बोला SbF5 लिया, XeF4 लिया, वही रिएक्टिविटी ज्यादा है, तो ये क्या करेगा? फ्लोराइड ले लेगा XeF और बन जाएगा 3 पॉजिटिव और SbF6 नेगेटिव। ऐसे ले लिया अपन ने SbF5 और इसकी रिएक्शन XeF6 के साथ कराई, तो बन गया XeF5 पॉजिटिव और साथ में SbF6 नेगेटिव। क्योंकि ज्यादा दम किसके अंदर है? एंटीमनी के अंदर है, फास्फोरस के अंदर है, इसलिए वो इनसे फ्लोरीन ले लेगा। यहाँ पे इनमें दम कम था, इसलिए ज़ीनोन ने फ्लोरीन ले लिया, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट देखें, विथ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट कोवेलेंट फ्लोराइड, ये हो जाएंगे फ्लोरीन डोनर। फ्लोरीन डोनर राकी फ्लोराइड डोनर, मतलब ClF3 की रिएक्शन जब मैं XeF2 के साथ में कराऊंगा तो मेरे को प्रोडक्ट में क्या मिलेगा? ClF5 मिलेगा और साथ में ज़ीनोन मिलेगा, क्योंकि ये फ्लोरीनेटिंग एजेंट होते हैं, लोअर वाले को हायर में कन्वर्ट कर देते हैं। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट SiO2 के साथ रिएक्शन की बात करें तो भैया सिलिकॉन का तो फ्लोरीन प्रेम जबरदस्त है। सिलिकॉन तो फ्लोरीन देखते ही पसर जाता है, उसको तो फ्लोरीन मिल जाए वो सारी दुनियादारी छोड़ के निकल लेता है। पढ़ा था ना अपन ने, ईचिंग ऑफ ग्लास पढ़ा था, तो उसके अंदर क्या बनता है? SiF4 बनेगा, ज़ीनोन बनेगा और ऑक्सीजन गैस बनेगी, ठीक है। इस वजह से ज़ीनोन के फ्लोराइड जो कि फ्लोरीन देते हैं को ग्लास कंटेनर में नहीं रखते, क्योंकि आपने अगर ग्लास कंटेनर लिया और उसके अंदर ग्लास किसका बना? सिलिका का, उसके अंदर ज़ीनोन का फ्लोराइड दे दिया तो क्या बन गया? फ्लोरीन चला जाएगा सिलिकॉन के पास, सिलिकॉन का नेटवर्क टूट जाएगा और ग्लास जो है वो डिसॉल्व हो जाएगा। इसलिए ज़ीनोन के फ्लोराइड्स को है ना अपन किसके अंदर नहीं रखते हैं? ग्लास कंटेनर के अंदर स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद में स्ट्रक्चर की बात आती है, तो स्ट्रक्चर्स वैसे तो डिस्कस कर लिए थे, ठीक है ना, फिर भी एक नया स्ट्रक्चर अभी यहाँ पे आया है अपना XeF8, XeF8 2 नेगेटिव, लोन पेयर 2 नेगेटिव। ये ज्योमेट्री होती है बेटा स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक, इस तरीके से। ये एक प्रिज्म और ये दूसरा प्रिज्म एंटी प्रिज्मेटिक, ठीक है ना। बताया होगा शायद तक मैंने, ये नहीं तो ये देखिए यहाँ पे ये क्यूब जो होता है ना, इसका जो प्लेन है 45 डिग्री पर रोटेट हो जाता है, ठीक है। अभी इस पॉइंट के ऊपर ये नज़र आ रहा है ना, जब ये रोटेट हो जाएगा तो एंटी पोजीशन आ जाएगी और नाम हो जाता है क्या? स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक। यहाँ पे जो लोन पेयर है, लोन पेयर था ना ज़ीनोन में, लोन पेयर जो है वो स्टीरियो केमिकली इनएक्टिव है। क्यों इनएक्टिव है? क्योंकि बहुत सारे फ्लोरीन आ गए ना बेटा, बहुत सारे फ्लोरीन आ गए तो रिपल्शन बहुत ज़्यादा हो गया, और रिपल्शन ज़्यादा हो गया तो लोन पेयर जो है वो प्योर एस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन प्योर एस, नॉन डायरेक्शनल हो गया है, उसको कोई जगह नहीं मिल रही है। अगर जगह मिलती तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d5 होता,
पर लोन पेयर को जगह नहीं मिल रही है, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन क्या है, P3D5 है। ये एक नया स्ट्रक्चर जो कि अभी आया है, जो कि अपन इससे पहले तो पढ़ चुके हैं बेटा, XeO3, BRF5 है ना, ये सारे स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं, XeOF4 ये सारे स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं। मेन ये वाला जो स्ट्रक्चर था XeF2 नेगेटिव वो अपन ने डिस्कस किया, NCERT का पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद में अपन बात करते हैं लास्ट यूजेस की बात करते हैं। तो जिनोन जो है वो नॉन इन्फ्लेमेबल लाइट गैस है, ठीक है ना, हल्की है, एकदम हल्की है, सबसे तो नहीं, हाइड्रोजन H2 और हीलियम He2 He4, ठीक है ना। तो भारी तो वैसे है, सबसे हल्की तो नहीं है, पर सबसे हल्की तो हाइड्रोजन ही है, पर हीलियम जो है नॉन रिएक्टिव है, हाइड्रोजन जो ज़बरदस्त रिएक्टिव है। इस वजह से अपन क्या है, हीलियम को यूज़ कर सकते हैं किसके अंदर, एयर बैग के अंदर, एयर बलून्स के अंदर करते हैं। हाइड्रोजन को नहीं कर सकते, नहीं तो आग लग जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके हाईली एक्सप्लोजिव रिएक्शन करता है। इस वजह से हीलियम को एयर बलून्स के अंदर भरा जाता है, ठीक है ना। यूज्ड इन फिलिंग बलून्स फॉर मेटेरोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन एंड इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन गैस कूल्ड रिएक्टर्स, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करें, मतलब जो लिक्विड हीलियम है उसको मैंने बोला था हीलियम लाइटेस्ट है और इसको लिक्विफाई करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी जो है वो बहुत कम करनी पड़ती है, मतलब टेम्परेचर बहुत कम करना पड़ता है। सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट है, ये बात सही है, सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका है, हीलियम का। तो लिक्विफाई करने के लिए रिक्वायर्ड टेम्परेचर क्या है, बहुत लो करना पड़ेगा, और लो करने की वजह से ये ज़बरदस्त क्रायोजेनिक एजेंट होता है, मैंने बताया था ना, जो रेफ्रिजरेंट का काम करता है, ठीक है ना। इसलिए गैस कूल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर्स में भी इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। और क्रायोजेनिक एजेंट है तो वेरियस एक्सपेरिमेंट में यूज़ किया जाता है टेम्परेचर कम करने के बाद में, ठीक है ना, लिक्विड फॉर्म में आने के बाद में। ये जो है कम टेम्परेचर पे पावरफुल जो है सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट का प्रोडक्शन करता है, और जो है सपोर्ट करता है NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी और मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग MRI। जैसे आपने देखा होगा ना, जब अपन टेस्ट करवाने जाते हैं तो एक वो गुफा टाइप का होता है, केव टाइप का, जिसके अंदर इंसान को अंदर भेज देते हैं, ठीक है ना, और पूरी की पूरी मैपिंग करते हैं। उस मैपिंग करने के लिए पावरफुल मैग्नेट चाहिए होती है। तो जब उसके अंदर एंटर करते हैं ना, तो सारे जितने भी लोहे के सामान है ना वो सब निकाल लेते हैं, नहीं तो मैग्नेट इतनी ज़्यादा होती है कि वो वहाँ पे वो खींचना चालू कर देती है उसको, जो भी आपके पास लोहे का या मैग्नेटिक मटेरियल होता है उसको खींचना चालू कर देती है। तो वो जो मैग्नेटिक सुपर कंडक्टिंग एनवायरनमेंट है उसको प्रोड्यूस करने में सपोर्ट करता है कौन, लिक्विड हीलियम, ठीक है ना। नेक्स्ट उसके बाद में बात करें तो लिक्विड हीलियम जो है वो लेस रिएक्टिव होती है, बहुत हल्की होती है। ऑक्सीजन सिलेंडर्स में भर सकते हैं उसको, क्योंकि वो रिएक्शन नहीं करती है। ऑक्सीजन सिलेंडर मैंने पहले भी बोला है 100% ऑक्सीजन यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि पार्शियल प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है ना, तो अपने जो बॉडी की जो नसें होती है ना, ठीक है, वेंस होती है, इन तो अपन यूजेस डिस्कस कर रहे थे इसके अंदर, ठीक है ना। इट इज यूज्ड एज अ डाइल्यूट फॉर ऑक्सीजन इन मॉडर्न डाइविंग एपरेटस बिकॉज ऑफ इट्स वेरी लो सॉल्युबिलिटी इन ब्लड। देखो वैसे तो क्या होता है, नाइट्रोजन को अपन यूज़ करते हैं, ठीक है ना, वैसे तो अपन क्या करते हैं, नाइट्रोजन को यूज़ करते हैं, और नाइट्रोजन को यूज़ करते हैं तो नाइट्रोजन बॉडी के अंदर चली जाती है, और बॉडी के अंदर जाती है तो वो रिएक्शन करने लग जाती है, ठीक है ना। वैसे तो कम रिएक्टिव होती है, पर फिर भी थोड़ी बहुत अमाउंट में तो रिएक्शन करती है। इसकी जगह अगर अपन हीलियम यूज़ करेंगे तो वो बॉडी से बिल्कुल भी, बॉडी के ब्लड में बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं करेगा। इस वजह से अपन ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर को कम करने के लिए, ऑक्सीजन के प्रेशर को कम करने के लिए, मैं बोल रहा था कि ऑक्सीजन सिलेंडर में कभी भी ऑक्सीजन 100% यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, तो नसों के फटने के चांसेस होते हैं। इसलिए अपन क्या करते हैं, थोड़ी बहुत अमाउंट में उसमें नाइट्रोजन या हीलियम को डाल देते हैं, कभी कभी CO2 भी डाल देते हैं। तो CO2 से भी कोई दिक्कत नहीं है, वैसे N2 से भी कोई दिक्कत नहीं है, पर हीलियम ज़्यादा अच्छा वहाँ पे डाइल्यूएंट का काम करता है, क्योंकि हीलियम बॉडी के ब्लड के साथ में कोई रिएक्शन नहीं करता है। CO2 हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है, N2 ब्लड के अंदर डिजोल्व हो जाती है थोड़ी बहुत अमाउंट में, तो इस वजह से एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। इसलिए अपन क्या करते हैं कि हीलियम को यूज़ करते हैं, तो हीलियम हमारी बॉडी बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है ड्यू टू इट्स लोएस्ट रिएक्टिविटी। नेक्स्ट देखें, नियॉन इज यूज्ड इन डिस्चार्ज ट्यूब एंड फ्लोरोसेंट बल्ब्स
फॉर एडवर्टाइजमेंट डिस्प्ले पर्पज। आपने देखा होगा कई जगह बिल्डिंग्स के ऊपर अलग अलग वो रेड कलर के अंदर जो है वो लिखा होता है नाम वगैरह, ठीक है, और वो नियॉन बल्ब्स की वजह से होता है, क्योंकि उन बल्ब्स के अंदर नियॉन होती है। जब पोटेंशियल लगाते हैं तो नियॉन जो है वो रेडिश कलर शो करती है। नियॉन बल्ब्स आर यूज्ड इन बोटानिकल गार्डन्स एंड इन ग्रीन हाउस। वहाँ पे भी एनवायरनमेंट प्रोड्यूस करने के लिए, टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए नियॉन बल्ब्स का यूज करते हैं, ठीक है ना। ऑर्गन इज यूज्ड मेनली टू प्रोवाइड इनर्ट एटमॉस्फेयर इन हाई टेम्परेचर मेटलर्जिकल प्रोसेस, ठीक है ना। जब अपन वेल्डिंग वगैरह करते हैं तो वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो इनर्ट एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करने के लिए ऑक्सीजन नाइट्रोजन यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो खुद ही क्या करेंगी, मेटल के साथ में रिएक्शन कर लेगी। तो हमें ऐसे एलिमेंट की जरूरत होती है जो रिएक्शन ना करे, और वो अपने पास कौन है, ऑर्गन है। एंड फॉर फिलिंग इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर ही ऑर्गन को भरा जाता है। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन लेबोरेटरी फॉर हैंडलिंग सब्सटेंसेज दैट आर एयर सेंसिटिव। तो मतलब उन सब्सटेंसेज के लिए भी यूज किया जाता है जो एयर सेंसिटिव होते हैं, मतलब जो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। जैसे HNO2 है, HNO2 जो है वो फटाफट टूटने लगता है, तो अपन HNO2 के अंदर ऑर्गन भर सकते हैं। ऑर्गन भरने से HNO2 की स्टेबिलिटी बढ़ सकती है, ठीक है ना। नेक्स्ट उसके बाद में बात करें, जीनोन और क्रिप्टन का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। वो जो है वो लाइट्स के अंदर बल्ब के अंदर ही यूज किए जाते हैं, इसके अलावा और कोई सिग्निफिकेंस नहीं। हाँ, जीनोन के फ्लोराइड जो है वो फ्लोरिनेटिंग एजेंट की तरह काम करते हैं, पर नेचुरली नहीं मिलते हैं। पहले उनकी फ्लोरीन से रिएक्शन कराओ, फिर उनकी जो है दूसरे से रिएक्शन करा के उसको फ्लोरीन दो, तो फ्लोरीन किसी उससे नहीं करा लें, ठीक है ना। तो इस वजह से जो है वो ठीक है, कंट्रोल रिएक्शन के अंदर अपन यूज कर सकते हैं उसको, पर ऐसा कोई खास जीनोन का और क्रिप्टन का नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ अपना जो है वो पी ब्लॉक चैप्टर कंप्लीट होता है। क्वेश्चंस करिए, क्वेश्चंस अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। और जो आपको डाउट आते हैं एनसीईआरटी पढ़िए, जो भी डाउट आते हैं आप वो मैसेज करके मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल भी शर्माने की, हेजिटेट होने की जरूरत नहीं है। जितना भी छोटा डाउट हो वो आप पूछें। एक्चुअली होता क्या है बेटा कि जब हम फेस टू फेस बात करते हैं तो आपके जो भी डाउट है वो हाथों हाथ क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। और कई बार क्या होता है, टीचर आपका चेहरा देख के भी समझ जाता है कि आपको समझ में आई या नहीं आई बात। पर अभी क्या है कि जब अपन वीडियो लेक्चर के थ्रू बात कर रहे हैं, तो इतना स्ट्रांग इंटरेक्शन अपने बीच में नहीं है। तो स्ट्रांग इंटरेक्शन बनाने के लिए अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे मैसेज करके बेझिझक बिना हेजिटेशन के पूछ सकते हैं, ठीक है ना। और जितना ज्यादा सब्जेक्ट क्लियर होता चला जाएगा, टीचर के रेस्पेक्ट में कॉन्फिडेंस आएगा, सब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, बाय।